नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरे जनपद के सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं। आज आप लोगों के लिए हम औसत का टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे इसके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज मूड भी काफ़ी अच्छा है और शिवरात्रि का पर्व है कल, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दम लगाकर, आज की पहला दिन है, पहला पार्ट है और 4 पार्ट में ये पूरा आपका औसत हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि चारों पार्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो ही आपको औसत समझ में आएगा। आज मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा और कॉन्सेप्ट कराने के बाद उनसे संबंधित जो भी सरल सरल क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, और अगले दिन इससे कठिन क्वेश्चन होंगे, और अगले तीसरे दिन उससे भी कठिन क्वेश्चन होंगे, और लास्ट दिन होंगे वो सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आप चारों के चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, औसत का ये पार्ट 1 है और आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए या एसएससी जीडी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बता दें। औसत क्या है, इसको क्या समांतर माध्य भी कहते हैं, ये जो बीचों बीच संख्या होती है या बीचों बीच का जो मान होता है उसे औसत कहते हैं। तो कुछ फॉर्मूले की चर्चा करेंगे, उस संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, शायद कुछ आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं कि इसका आपने अभी तक जो फॉर्मूला जो सुना होगा, क्या कि औसत बराबर क्या होता है, परिमाणों का योग और बटे संख्या। मतलब योग बटे संख्या, कुछ भी दिया जाए, संख्याएं दी जाएं तो उनका योग, आयु दी जाए टोटल तो उनका योग बटे जितने मेंबर हैं उनका, मतलब जो दिया जाए, जो कुछ दिया जाए उसका योग और बटे संख्या, आपका औसत निकल के आ जाएगा। ये आपका सीधा फॉर्मूला होता है कि एवरेज बराबर, ठीक है ना, सम अपॉन नंबर, ठीक है ना, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, यानी कि औसत बराबर योग बटे संख्या। इस फॉर्मूले का हम लोग बहुत यूज करेंगे। किसी भी संख्या में औसत दे रखा होता है और संख्या दे रखी होती है तो हम लोग सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए इनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे सवाल में दिया जाता है कि क्या दिया जाएगा कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो हम तुरंत आपसे कहेंगे कि इसका जो योग होगा वो 40 गुणे 5 यानी कि 200 होगा। ऐसा कई बार यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, चाहे वो संख्याएं हो, चाहे वो औसत आयु हो, चाहे वो औसत बहार हो, या कोई भी कुछ भी हो, तो इस तरीके से हम का यूज करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा है वो औसत बराबर होता है परमाणु का योग बटे संख्या। अब बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे बात करते हैं, इसी डिलीट करते हैं, आप आराम से इसको साफ करते रहिएगा बीच बीच में। तो बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस है, एक आता है चाल बराबर, इसी में दूसरा आएगा एक स्पीड बराबर। तो स्पीड का क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है और बिंदु बी है, ए से बी तक जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और बी से ए आने में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी, तो सूत्र आपने खूब सुना होगा, 2x/x + y कर देते हैं।
ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी बातों लेकर चल रहा हूँ कि एक छोटा सा फॉर्मूला ये था, पहला फॉर्मूला कि संख्याओं का योग बटे यानी औसत बराबर योग बटे संख्या होती है। और ऐसी चाल में भी एक क्वेश्चन सरल आता है कि कोई बिंदु ए से शहर बी तक जाने में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस लौट के आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो सूत्र होता है 2x बाई एक्स प्लस का बाई। लेकिन ये जब है जब डिस्टेंस आपकी इक्वल हो, चाहे वो ये भी कह सकता है कि पहली आधी दूरी और अंतिम आधी दूरी। कुल मिला के ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब डिस्टेंस आपकी इक्वल हो, कंडीशन दोनों कंडीशन में जब डिस्टेंस इक्वल होगी तभी ये फॉर्मूला आपका लग सकता है। आगे इसको नोट करना तो नोट आप कर लेना, ठीक है ना। आगे मैं उसको जो है साफ कर रहा हूँ, ठीक है। और तो अगला देखिए, इसी पे संख्याओं पर देखिए, अगला देखिए, अगला क्या देखेंगे आप? अगला देखेंगे कि संख्याओं पर, अब हम बात आती है कि संख्याओं पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। वो आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। एक बात और समझो, औसत का मतलब होता है बीचों बीच, यानी बीच में। अब अगर संख्याएं लगातार होंगी, मैं थोड़ा सा आपको वहीं ले जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 संख्याएं हैं। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि इन सभी संख्याओं को योग करें और योग करने के बाद 10 का भाग करें, ठीक। दूसरा तरीका ये भी है कि इसे बताइए कि इसमें बीचों बीच कहाँ होगा। अगर हम 4 संख्याएं इधर से निकालें और 4 संख्याएं उधर से निकाल दें तो हमारा जो औसत होगा वो क्या 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, और 5 और 6 को केवल योग इसके बीच में होगा, तो 5.5 होगा। कितना होगा? 5.5, क्योंकि 5 और 6 का योग करेंगे 11 हुआ, और 11 में 2 का भाग करेंगे तो आपका 5.5 निकल कर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं सवालों में लगेगा जहां संख्याएं क्रमागत हों, क्रमबद्ध सतत संख्याएं हों, वहां ये कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम कह देते हैं कि सीधा इसका 50.5 होगा, ठीक है, 50.5 होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 49 संख्याएं शुरुआत की, 49 इधर निकाल दो, 49 बीच में जो बचेगा वो 50 और 51 बचेंगी, उनके बीच का ही औसत 50.5 होगा, ठीक है। अब बाद में आते हैं कि ये तो मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें रटी हैं तो हमने बता दिया, और लेकिन जब अगर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो या हमें कई ऐसे नंबर दिए जाएंगे जो हमें उनका योग नहीं पता या हमारी हम नहीं बीच का बता पाएंगे, तो इस तरीके से क्या करेंगे, तो मैं सीधा आपको उन्हीं फॉर्मूले पे ले चलता हूँ कि आपको जो है किस तरीके से आपको काम करना है। देखो, जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि 1 से लेकर, क्या देखा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो पहली बात आती है योग। तो आपने कहा सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 और n+1, n/2 n+1, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम आपका योग निकाल लेंगे। और औसत कैसे निकालेंगे? औसत के लिए क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं? औसत को मैंने बताया है कि योग बटे संख्या। अब इसमें बताइए, योग का फॉर्मूला n+1 और अपॉन क्या है n, यानी कितने नंबर। तो n से n क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, आखिर बचेगा आपका n+1 और /2, n+1/2। तो हमने जो हमारा जो कहने का जो अर्थ है वो ये है कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप सीधा इस फॉर्मूले में रख दें। क्या रख दें? क्या इस फॉर्मूले में कि n का मान यदि 100 है,
n का मान कितना है 100, तो क्या आंसर आएगा कि 100 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 101/2 यानी 50.5, 50.5, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो फॉर्मूले से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो आपका पहला फॉर्मूला हुआ, पहला फॉर्मूला। और अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए दूसरा। अगर संख्याएं मान लीजिए लगातार ना हो, संख्याएं विषम हो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 ये संख्याएं हों, और जो nवा पद होगा वो 2n-1 होगा, nवा पद होगा 2n-1। तो इसमें अगर हम इसका सबसे पहले सम निकालेंगे, इन संख्याओं का सम निकालेंगे, तो सम क्या निकलेगा? देखो फॉर्मूला होता है सम का कि जितने नंबर हों उन नंबर का वर्ग कर दो, यानी n²। और एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज बराबर होता है कि सम जो दिया जाए उसमें आप n का भाग करना होता है आपको, तो एक n से एक n कट जाएगा, तो आपका जो आएगा वो n आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का 10 तक, मतलब 1 से प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जितनी संख्याएं होंगी उतना ही औसत होगा। अगर संख्याएं 10 तक है, 10 संख्याएं हैं, तो उसका औसत भी 10 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अब 1 से लेकर जो 50 तक की जो संख्याएं होंगी उसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, क्योंकि अगर पहली विषम है तो दूसरी सम होगी, फिर तीसरी फिर विषम होगी, चौथी फिर सम होगी, पांचवी विषम होगी, तो इस तरीके से संख्याएं होंगी। तो क्या होगा कि आप ये देखो कि इसमें क्या दिया है। अगर वो कह रहे हैं 50 तक की संख्याएं जो हैं जिसमें आपको केवल विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो विषम संख्याएं आधी होती हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी उतना ही आपका आंसर होगा। यानी अगर 50 पूछा तो 50 में 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी, तो औसत आपका 25 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा फॉर्मूला आपका है इसी का। अगर संख्याएं सम दी हैं 2 + 3 + 4, सॉरी 2 प्लस सम केवल सम लेनी है, केवल सम लेनी है, तो सम संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? देखो 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 n में जो संख्या होगी वो 2n होगी। ठीक है ना। अब इसका जब सम निकालेंगे, सूत्र होता है सम का, जब सम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा n+1। ठीक है ना। और इसका जब एवरेज निकालते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा कि n+1, चूंकि एक ये वाला n तो कट जाएगा, नीचे जब n का भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल n+1। अब यहाँ से तुम क्या समझे? यहाँ से ये समझे कि अगर वो पूछता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कह सकते हो 11 होगा, क्योंकि अगर संख्याएं 10 हैं, सम है, तो उसका एक ज़्यादा औसत होगा, यानी 11 होगा। अगर वो ये पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सम संख्या का औसत कितना होगा, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि सर 100 तक की संख्याओं में 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं, तो जो n का मान जब 50 होगा और औसत हमारा एक ज़्यादा होता है, यानी 51 होगा। कितना औसत होगा? 51 होगा, यानी n+1 होगा। ठीक है। इसको अगर आप नोट करना है, ये फॉर्मूले अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से जानते हैं तो आप इसको जो है उसको साफ करके मैं अगला आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इसको अगले वाले पेज पे, इसको बाद में अगले वाले पेज पे मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है ना। अगला वाला पेज ये हमारा खुल गया है, तो इसमें हम ये इसमें जो है तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक पेन और ले लिया जाए। इसमें कौन सा, ठीक है। देखो इसमें आपको देखिए
अगले पेज, इसमें क्या है कि अगर आपको ये दिया जाए कि जो संख्याएं हैं, इसमें थोड़ा सा पेन सही सेलेक्ट कर लिया जाए कि इसमें जो है, हाँ ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, अगर संख्याएं आपको जो है वो ये कहें कि संख्याओं के वर्गों का, अब जैसे संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, अगर जैसे मान लो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 n का वर्ग, इसका योग, तो सबसे पहले आपको योग वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। योग वाला फॉर्मूला होता है n/6 2n + 1 और n प्लस का 1, ठीक है ना। और यहीं पे अगर आपको औसत निकालना हो, औसत का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें n का भाग देना है, यानी क्या हो जाएगा 2n + 1 और अंदर n प्लस का 1 और बाई 6, ये सीधा आपका जो है इस तरीके का हो जाएगा। अब देखिए अगला एक फॉर्मूला और बचा है Q, यानी 1 का Q, 2 का Q और 3 का Q, डॉट 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 n का Q। इसका Q वाला जो फॉर्मूला होता है, योग वाला जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n/2 और n प्लस का 1, ठीक है ना, और पूरे का आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहीं पे अगर इसमें एवरेज का फॉर्मूला आएगा तो क्या आएगा, देखो एवरेज वाला फॉर्मूला क्या आएगा, इसको n²/4 और n + 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई किससे करेंगे आप, n, तो एक n कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा n/4 और n + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट निकल के आया कि अगर आप 10 तक की संख्याओं का, अगर वो प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज चाहते हैं Q का, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n/4 n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इनको फॉर्मूले को रटे, क्योंकि ये अगर याद नहीं होंगे तो ऐसा नहीं सवाल आप कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना चाहिए। तो अब बात आती है, कुछ चर्चा हम सवालों पर करेंगे। कोई व्यक्ति, मैं थोड़ी सी आपको, ये थोड़ा फॉर्मूले की बात हुई, अब मैं थोड़ा सा आपको एक अलग से हटके कुछ चीज़ बता रहे हैं, उनको आप समझें। देखिए मान लीजिए ये एक क्लास है, बहुत समझना है ध्यान से, ये क्लास है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों की संख्या है वो 20 है, बच्चों की संख्या है वो 20 है। और फिर अभी इस क्लास का जो औसत है वो कितना है, वो आपका औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष। बताइए इसमें से कोई एक बच्चा क्लास से निकल गया है और औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो किस उम्र का बच्चा जो है निकल गया, तो आप कह सकते हैं कि 20 वर्ष का बच्चा जो है इस क्लास से निकल गया है, तो औसत से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी आयु का कोई बच्चा चाहे निकले और चाहे इसमें आए, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं वो आपको अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएंगी। और जैसे जैसे कल क्लास अगली होगी तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है कल बताएंगे, और आज थोड़े से क्वेश्चन आपको हो जाएं जो मैंने अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं थोड़े से, तो ताकि आपको कुछ जो है जानकारी थोड़ी बहुत आपको मिल जाए। तो देखो एक पहला क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। आप बताइए, झट से आप आंसर बताइए। 50 तक की संख्याओं का जो औसत होगा, चाहे आप फॉर्मूले से कर दें, चाहे आप कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n + 1/2, ठीक है ना। तो n का मान कितना है, n का मान आपका 50 है, तो 50 प्लस का 1 और बटे 2 यानी 51/2। 51/2 का मतलब कितना होता है, 51/2 का मतलब 25.5, 25.5 यानी 25.5 होगा, यानी जो औसत होगा वो 25 और 26 के बीच का होगा, ठीक है ना। आसान था चूंकि फॉर्मूले बेस पे था। अगला क्वेश्चन है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 60 तक की सभी विषम
प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि संख्याएं 60 में 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी। और अगर विषम का पूछा है तो मेरे भाई संख्याएं अगर 30 हैं तो उसका औसत भी उतना ही होगा। कितना होगा? n। n कितना है? 60 में क्या होगा? 60 में संख्याएं अगर 60 हैं तो इसमें क्या है? 30 सम है और 30 विषम है। 30 सम है और 30 विषम है। तो विषम संख्याओं को जो औसत होता है कि जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही इसका औसत होता है। ठीक है ना? आगे देखिए, अगला सवाल है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए, अब मैंने क्या बोला है कि 50 में क्या होगा? 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी। तो जो सम का औसत पूछा है तो सम का औसत कितना होता है? n+1, यानी कि जितनी संख्याएं उससे एक ज्यादा, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 26 होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ए तथा ए बी तथा सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है? तो सीधा फॉर्मूले बेस पे है बेटा, क्या है कि तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि a + b + c और बाई 3, ये करना है आपको। तो देखो, जोड़ेंगे आप, क्या करेंगे? 32 + 36 और + 46 और किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो देखो 6 6 12, 12 और 2 14 की 4, हासिल लगी आपकी 1, 5 3 8 और 8 3 11 और बटे कितना होगा? 3। तो 3 होगा तो कितना होगा? देखिए 3 त्रिका 9 और कितने बचे आपके? 2 और कितने हो? 3 8 24, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा? 38। यानी तीनों को जोड़ के और 3 से भाग कर दीजिए, आपका औसत आएगा। पहले ही फॉर्मूला में लिखवाया था कि योग बटे संख्या होती है, तीनों का योग कर दो और संख्या से भाग कर दो, तो आपका आ गया 38। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार कितना होगा? सबसे पहली बात ये देखते हैं, क्या देखेंगे हम कि अच्छा ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, हल्के से इसको अलग तरीके से करेंगे। 31 स्टूडेंट हैं अभी इस समय और उनका जो औसत है वो कितना है? वो 30 किलोग्राम है। कितना है औसत वजन? औसत भार कितना है? 30 किलोग्राम है। तो यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए, जब अध्यापक आ जाएंगे तो 32 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? 32 लोग हो जाएंगे। तो अभी कितना औसत है? अभी 30 औसत है। तो जब 32 हो जाएंगे तो 3200 में 500 ग्राम की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर कुल वृद्धि की बात करेंगे तो कुल वृद्धि की बात करेंगे तो 32 गुणे आपका प्रत्येक में 500 ग्राम की वृद्धि होगी, यानी कि 16 किलोग्राम की वृद्धि टोटल हो जाएगी। और अभी कितना औसत है? अभी औसत 30 है। 30 और 16 यानी कि 46। 30 और 16 46। तो कह रहे हैं कि अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार जो होगा वो 46 किलोग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा? 46 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप उससे वैसे करना चाहें तो क्या करेंगे आप? 31 का गुणा आप 30 में करेंगे और 32 का गुणा आप इसमें करेंगे, इसमें। ठीक है ना? इसमें गुणा करेंगे आपको, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका 46 ही निकल कर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मेरे भाई 10 लोग हैं, रिप्लेस किया गया है। 56 किलोग्राम से के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया है और नया व्यक्ति के आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई है। मेरे भाई 10 लोग हैं तो वृद्धि जो होती है वो 10 में होगी। क्या होगी? 10 में होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? देखिए 8000 ग्राम, इसका मतलब 8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। और 56 से रिप्लेस किया गया
तो 56 और 8 64 हो गया। तो यानी कि जो ऑप्शन है आपका पहला 64 किलोग्राम, नए जो नाभिक का जो भार होगा वो 64 किलोग्राम होगा। एक बात यही समझ लो कि औसत में अगर प्रत्येक में कुछ चाहे जोड़ा जाए, प्रत्येक परिणाम में चाहे घटाया जाए, औसत में भी वही प्रभाव पड़ता है। अगर हम कहें कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में 2 का गुणा आप कर दो, बात वही है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला सवाल है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहुत आसान है। अगर 11 परिणामों का औसत इतना है तो 11 का कुल योग निकालेंगे तो आप 50 गुणा करेंगे तो 550 आपका हो गया। इधर कह रहे हैं प्रथम 6। देखिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए वो कह रहे हैं कि प्रथम 6 1 2 3 4 5 6 प्रथम 6 और 1 2 3 4 5 6 और अंतिम 6। तो यानी ये वाला जो छठा है वो डबल बार काउंट हो गया, उधर से भी हो गया और पीछे से भी हो गया, और पैसे भी 12 हो गए। टोटल 11 थे तो इधर से 6 हो गए तो उधर से 6 आ गए, तो एक तो घटाना ही पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, इसका कितना है 6 का कितना 49, तो 6 गुणे आप 49 करेंगे तो गुणा करेंगे 9 छक्के 54 की 4, हासिल लगी 5, 6 चौके 24 और 5 29, यानी कि 294। दूसरा देखा है अंतिम 6 का 52, यानी 6 गुणे 52 करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, 56 36 और 1 31। इनको दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6, 9 1 10, हासिल लगी 1 3 2 5 1 606। अब देखिए 606 में से आप 550 घटाएंगे तो आपको पता है कि 56 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो छठा परिणाम होगा वो 56 आपका होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझा भी दिया है और आपको निकाल के भी दिखा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। आपको पता है कि सीधा 50.5, मैंने आंसर सही बताया और वैसे भी आपको बताया है, सरल क्वेश्चन है। आगे देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, देखिए इसमें सबसे पहले आप संख्या इसको तो जोड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 2, ठीक है ना, फिर 3 5। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे या जिसके फैक्टर केवल 2 ही हों, एक और एक स्वयं, उसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। तो 2 3 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17। कितने 9 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 19 और उसके बाद जो बचा है वो आपका 23। ठीक है ना, क्या बचा है 23। अब इनको जोड़ेंगे और भाग किससे करेंगे 9 से। तो पहले इनको जोड़िए, जब इसका योग निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो देखो। पहले देखिए 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 20 21 22 23, 23 और 7 30, 30 35 और 3 38 और 2 40, 40 की 0, हासिल लगी आपकी 4, 4 2 6 7 8 9 और 10। क्या आ जाएगा आपका बटे आपका तो 9, तो 1199, यानी 11 सही 1/9 आपका आंसर हो गया। 11 सही 1/9 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, केवल सबको जो संख्याएं थी उनको लिख लिया, जोड़ लिया और 9 से भाग कर दिया। बहुत ही आसान था। ठीक है, आगे देखिए। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। लगातार केवल सम की बात कर रहे हैं, तो मुझे आपको मैंने बताया है कि एक ज़्यादा होता है। सम की बात अगर करेंगे तो संख्याएं अगर 10 होंगी तो एक ज़्यादा यानी कि 11 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 100 से कम, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि संख्याएं अगर 100 हैं तो जिसमें 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी।
50 सम होंगी और 50 विषम होंगी, तो विषम का जो औसत होगा आपका वो क्या हो जाएगा 50। इसका सीधा आंसर आपका हो जाएगा 50। आगे देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप क्या कि पहला गुणज 3 का 3 होगा, दूसरा 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और क्या होगा 15 होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था संख्याएं अगर लगातार हैं, सतत हैं, कंटिन्यू हैं, उनके बीच में सार्वधातर बराबर है, तो आप बिना जोड़ के भी कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, क्योंकि यही संख्या बीच में है तो 9 होगा। इसका सीधा आंसर आप 9 कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था फॉर्मूला, 2n+1 और कोष्टक में n+1 और बाई 6, ठीक है, बाई 6। तो आप देख लीजिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, आप देखो कितना हो जाएगा, इधर देखना 10 दूनी 20 और 1 21 और 10 और 1 11 और बटे 6, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 11 7 77 बटे 2। तो इसको जब करेंगे तो 38 आपका 5 आएगा, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सूत्र की मदद से हमने इसका डायरेक्ट निकाल लिया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 25a + 25b बराबर 115 दे रखा है तो a और b का औसत कितना होगा। आपको पता है कि औसत का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि a + b का औसत मतलब 2, ये पूछ रहे हैं, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग करना है। तो कैसे, देखो जो दिया है उससे देखो आप, 25a, तो 25 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ a + b बाई 115। हमने यहाँ से देखा कि a + b बराबर क्या हो जाएगा 115 बटे 25। अब क्या मैंने क्या बोला आपसे कि आपको ये निकालना है, तो अपनी तरफ से यहाँ 2 का भाग करेंगे और यहाँ भी 2 का भाग करेंगे, यानी 115 बटे 25 दूनी 50, यानी 5 गुणे 10 कर लेंगे। 5 का जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 बटे 10, यानी कि 2.3। 2.3 कौन सा ऑप्शन इसमें है, 2.3, यानी 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत तो नहीं हो गया, इनमें से कोई नहीं, हमारा नज़र नहीं आती है, बट इसका आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, 2.3 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, करिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ये तो भाई मौखिक है, कुछ भी आप कर सकते हो कि 5 संख्याओं औसत कितना है 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 50। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए 12 हो जाए, यानी कि 52 72, कितना हो जाए 72। तो क्या जोड़ी जाए 22 जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए 22 आपकी जोड़ी जाए, तो आपको क्या है इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी आपको बता एक बात और आपको और बता दें ऐसे सवालों में कि 5 संख्याओं को कितना है 10। ध्यान देने संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5, अभी प्रत्येक की जो मान है, प्रत्येक का मान है वो 10 है, प्रत्येक का मान कितना है 10। ये कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि जो संख्या जुड़ेगी वो यहाँ पर आएगी। तो जब वो कितने, उसका मान कितना होना चाहिए ताकि वो अपने आप को भी मेंटेन करे और औसत को भी बढ़ा दे। जब वो कह रहे हैं कि औसत 12 हो जाए, इसका मतलब वो इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा और इसको भी 2 देगा, और 2 अपने लिए भी रखेगा। और कितना औसत था पहले वाला, तो देखो 10 उसने अपने लिए रखा और कितना 1 2 3 4 5 6 जगह, 5 जगह उसे बांटना पड़ा और 2 उसने अपने लिए भी रखा, यानी कि 10 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना आया 22, ठीक है ना। और मैंने आपको उससे बता दिया, वो भी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना।
तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कई फंडे हैं, कई सरल से सरल तरीके हैं, आप कर सकते हैं सवाल को। आगे देखिए, आगे है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी। बहुत ही आसान है। देखिए संख्याएं 7 हैं, तो देखो एक बात ध्यान रखना, 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्याओं में जो बीच की संख्या होगी वो ये वाली होगी, और इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा है 33, यानी 33 जो मान है वो बीच वाली संख्या का है। तो अब सबसे बड़ी, अब इसके बाद की बात करेंगे तो ये 34 होगी, ये आपकी 35 होगी, और ये आपकी 36 होगी। तो ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 36 होगी। अगर वो छोटी पूछते हैं तो इधर आप आइए, इधर आपका 32 होगा, 31 होगा, और आपका 30 होगा। अगर वो छोटी पूछते हैं तो आपका आंसर 30 होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी पूछी है तो आपका आंसर 36 होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। अब देखो बेटा, औसत जो होगा वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों को बीच में कितना है, 27। अब इससे एक पहले क्या होगी, 26, एक बाद क्या होगी, 28। अब चूंकि वो सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक्चुअली इसमें उन्होंने सम की बात की थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा 30। ठीक है ना, क्योंकि 4 लगातार संख्याओं का औसत 27 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 4 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर वो 4 लगातार संख्याएं होंगी तो फिर उसमें आप पूरी संख्या नहीं हो सकती है, फिर उसमें या तो आधी संख्या कोई होगी। क्यों कि जो 4 संख्याएं होंगी तो इन दोनों के बीच का औसत होगा, तो 27 जब ही हो सकता है जब 26 और 28 के बीच में 27 होगा, यानी वो सम की बात करेंगे। तो अगली सम जो है पूछी है सबसे बड़ी, तो वो 30 होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। देखिए ये हो सकता है, ये अच्छा सवाल है। सतत 5 लगातार, सतत का मतलब लगातार, 1 2 3 4 5। तो जो 95 जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी इसकी दे रखी है। ठीक है ना, किसकी दे रखी है, बीच वाली। तो इससे एक पहले जो विषम होगी वो कितनी होगी आपकी, 93। उससे एक पहले होगी वो 91 होगी, और 95 के बाद होगी 97, और उसके बाद होगी आपकी 99। पूछी है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। बेटा अवरोही का क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कौन सा होगा फिर आपका, कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, यानी 1 2 3 4, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 97 होगा। आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, अवरोही की बात कर रहे हैं, तो अवरोही की बात करेंगे, और अवरोही में उन्होंने जो है आपकी चौथी, अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी का मतलब यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि 93, और 93 इसमें ऑप्शन है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर वो आरोही की बात करते तो आपका आंसर 97 होता, चूंकि उन्होंने आरोही की बात नहीं की। और देखिए एग्जामिनर ने किस तरीके से ऑप्शन रखे हैं कि आपकी नज़र चूके और आप इसको अवरोही को आरोही पढ़ लें, और जैसे ही आपने आरोही पढ़ा वैसे ही आपने 97 आंसर लगा दिया और आप आगे बढ़ गए। आपको जब आप घर पे आएंगे तब देखेंगे अरे ये तो गलत हो गया है ना। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है, और जो सही ऑप्शन है वो इसमें है नहीं। क्यों, इनमें से कोई नहीं, इस पर नज़र बच्चों की जाती नहीं है। तो इसका मतलब अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, यानी यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4, यानी 93 इसका आंसर होगा, और 93 ऑप्शन में है नहीं। इन सावधानियों को विशेष ध्यान रखें, इनसे गलतियां बहुत होती हैं ऐसी चीज़ों में। आगे देखिए, आगे है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत ही आसान,
मान लीजिए हम उनकी बात अभी नहीं मान, हम अपने हिसाब से मान रहे हैं। हमने कोई संख्या 5 ले ली लगातार, पहली ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली और पांचवी ले ली। मेरे हिसाब से कि औसत अभी कितना है, अभी औसत 3 है। मेरे हिसाब से कितना है, 3। अगली दो संख्या मैंने और जोड़ दी, यानी 6 जोड़ दी और 7 जोड़ दी, दो संख्याएं और जोड़ दी, तो हमारा इस समय जो औसत हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसका मतलब पहले के औसत में और अब के औसत में जो अंतर होगा वो मतलब 1 में वृद्धि, कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। पहले औसत 3 था, अब औसत कितना है, 4, यानी 1 की वृद्धि होगी। 1 की वृद्धि वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या। अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल ही आसान है। 7 तियां 21 और पहली दो का 28 और 21 में से 28 आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आना चाहिए भाई। 3 संख्याओं औसत यानी 7 गुणे 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 21। पहली दो का संख्या कितना है 4, तो 4 दूनी 8, तो तीसरी पूछिए, इसमें घटाएंगे तो अब क्या आएगा, ये 13 आएगा। ये तो बच्चों वाला सवाल था, बिल्कुल ही आसान। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज की श्रृंखला आप लोगों को कैसी लगी। मैंने प्रयास किया है, कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और बहुत ही आसान सवाल लेकर इसलिए मैं आया था कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़े कि औसत का टॉपिक बहुत आसान है और मैं भी पढ़ सकता हूँ। जो बच्चियाँ मैथ में बहुत कमज़ोर होती हैं उनके लिए भी हम शुरुआत जो भी टॉपिक करते हैं तो उसमें प्रयास हमारा ये रहता है कि हम सरल से सरल क्वेश्चन लेकर आएँ शुरुआत की कुछ क्लासों में। और अगली जो क्लास होगी, हमारा दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा और पार्ट 4 होगा। तो जो बच्चे होशियार हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए भी कंटेंट बहुत अच्छा लेकर हम आते हैं। और आप लोग भी जुड़े रहिएगा। और जो चीज़ें आप सरल जो सवाल होते हैं कभी कभी उनसे भी गलतियां होती हैं, तो उनको भी आप स्किप ना किया करें, आप उनको भी देखा करें अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से आप पढ़िए, मेहनत करिए और जीवन में सफल होइए। धन्यवाद, नमस्कार।